महाराष्ट्र के पुणे में एक हादसा हुआ है, पुणे पोर्श कार हादसा। इसको लेकर देश भर में चर्चाएं चल रही हैं। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड पे सवाल उठ रहे हैं। आखिर ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड क्या है और पुलिस के साथ ही इस बोर्ड पे सवाल क्यों उठ रहे हैं, आज इस पे चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। पुणे में तेज रफ्तार से पोर्श कार चला रहे एक ड्राइवर ने एक बाइक वाले को टक्कर मार दी और इस घटना में बाइक पे सवार 2 लोगों की मौत हो गई। अभियुक्त जो है, जिसको विधि विरुद्ध बालक कहा जा रहा है, वो शराब के नशे में कार चला रहा था। स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। अब कहा जा रहा है कि ये जो व्यक्ति है, जो बाइक चला रहा है, जिस पे आरोप हैं, उसकी उम्र 18 साल से कम है। ऐसे में पुलिस ने उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड या जिसे किशोर न्याय बोर्ड बोलते हैं, उसके सामने पेश किया। हर जिले में किशोर न्याय बोर्ड होता है और इसके बाद जो सजा दी गई, 2 लोगों की मौत हो गई और उसमें अभियुक्त को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी गई है। अभियुक्त की जगह इसे विधि विरुद्ध बालक कहना ठीक रहेगा, क्योंकि विधिक शब्द यही है। खैर, लेकिन इस जो है वो जमानत दी है बोर्ड ने कुछ शर्तों के साथ में, लेकिन शर्तों के बावजूद लोग नाराज हैं। और नाराज की वजह है ये है कि इतनी जल्दी जिसके हाथ से एक्सीडेंट हुआ है, 2 लोगों की जान गई है, ऐसे में उसे इतनी जल्दी जमानत कैसे मिली। अब पुलिस ने इसके बाद जो आरोपी है उसको दोबारा हिरासत में लेके किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया है और इस बार बोर्ड ने उसकी जमानत रद्द की और उसे बाल सुधार गृह भेजने का आदेश दिया है। अब बड़ा चर्चा चल पड़ी है कि पुलिस किस तरह से काम कर रही है, पुलिस कौन सी धाराएं लगा रही हैं, साथ ही कानूनी पहलू क्या हैं, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है उसका अधिकार क्षेत्र क्या है, उसकी कार्यप्रणाली क्या है। ऐसे में यदि हम बात करें कानून के बारे में, तो आपको जरूर जानना चाहिए कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जेजे एक्ट जिसको कहते हैं, पुलिस की भूमिका और कानूनी मामलों पे चर्चा बनती है। तो हम अगर कुछ अहम बातें जाने, सबसे पहले ये है क्या जेजे बोर्ड जो है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड क्या है। यह उन अभियुक्तों या उन आरोपियों या उन विधि संघर्षरत बालकों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए काम करता है जो 18 वर्ष से कम उम्र के हैं और कम उम्र होने के कारण कानूनी मामलों से निपटने के दौरान इन प्रकरणों को निपटाने की प्रक्रिया अलग होती है। और यह बोर्ड यानी जेजे बोर्ड इसलिए अस्तित्व में आया कि अगर वो 18 से कम है, पहले ये उम्र 16 हुआ करती थी, लेकिन जब ये आपका पोक्सो एक्ट आया 2012 में, इसके बाद ये जो है यहाँ नाबालिग होने की उम्र 18 हो गई। पहले भारत में अलग अलग मामला था, जैसे कि आपको वोट देने के लिए बालिग होने के लिए 18 साल की उम्र होनी होती थी, शादी करने के लिए लड़के को 21, लड़की की 18 बालिग की। और शादी वाले मामले में तो अभी भी वही है, क्योंकि वो सिविल मामला है, लेकिन आपराधिक मामले हैं उसमें आबकारी में 14 साल उम्र थी, बाल श्रम में 14 साल उम्र थी और कुल मिला के अलग अलग तरीके से जो है वो बालपन की उम्र निर्धारित थी। लेकिन पोक्सो एक्ट के बाद में 18 से कम उम्र वालों को बालक माना गया और उनके मामले जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में सुने गए। निर्भया वाला कांड जो घिनौना कांड था, जिसमें 4 लोगों को फांसी हुई थी, एक आरोपी इसी तरीके से कम उम्र का था और वो 3 साल की सजा के बाद या 3 साल सुधार गृह में होने के बाद बरी किया गया, रिहा किया गया था। तो इस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में एक तो जज होता है जो अध्यक्ष होते हैं, यानी कि एक अध्यक्ष, और बाकी बच्चों से जुड़े मामलों में कुछ अनुभवी सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होते हैं। इसके अलावा महिला और बाल कल्याण विभाग के अधिकारी भी इसमें होते हैं और ऐसे मामलों में सभी को मिलकर निर्णय लेना होता है कि क्या होना चाहिए, क्योंकि जो बालक जिसे माना जा रहा है वो कानून से अनभिज्ञ हैं। ऐसे में ऐसे बच्चों के हित की देखभाल करना, उसके उचित अधिकारों की रक्षा करना और उससे संबंधित सामाजिक मुद्दों की जांच करना इस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड यानी कि जेजे बोर्ड की काम की पहली शर्त है और यही मुख्य उद्देश्य है। तो यह बोर्ड जो है वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत काम करता है और ऐसे जो विधि विरुद्ध लोग होते हैं उनकी हितों की रक्षा के लिए अपेक्षा की जाती है कि ये बोर्ड जो है वो कानून की सही तरीके से व्याख्या करे। क्योंकि पुणे वाला जो कार हादसा हुआ है उसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा है कि वे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के फैसले से स्तब्ध हैं।
हाँ, एक चीज और है कि इसमें एफआईआर जो दर्ज होती है वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड नहीं करता है, वो सुनवाई करता है। एफआईआर तो पुलिस ही दर्ज करेगी। ऐसे में डिप्टी सीएम पुलिस पर ही सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि अगर पुलिस को लगा कि अभियुक्त बालिग है तो जेजे एक्ट के तहत मामला दर्ज क्यों किया गया। तो उन्होंने ये भी कहा कि जब जेजे एक्ट में केस शुरू होता है, जेजे बोर्ड में केस शुरू होता है, तो इस मुद्दे पर विचार किया जाता है कि क्या वाकई अभियुक्त को पता है कि उसने कितना गंभीर अपराध किया है, या अपराध करते वक्त वो पूरी तरह से सचेत हैं। अगर जमानत का आवेदन देते वक्त ये दस्तावेज उपलब्ध हों जो साबित कर सकें कि जिस पे आरोप हैं वो 18 साल से कम उम्र का है, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ये मान लेता है कि जो विधि विरुद्ध व्यक्ति हैं उसे कानून की जानकारी नहीं है, और फिर उसे जमानत दी जा सकती है। उम्र जो वाला मामला काफी प्रभावी रहता है इसमें, कि उम्र के लिए सबूत के तौर पे स्कूल का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, समान जन्म तिथि वाले कुछ दूसरे दस्तावेज जिन पे जन्म तिथि का उल्लेख होते हैं, और इन दस्तावेजों में जो व्यक्ति है उसकी उम्र अगर 18 साल से कम है तो उसे आरोपी नहीं कह के विधि संघर्षरत बालक कहा जाएगा, और फिर जेजे बोर्ड एक लिबरल प्रक्रिया से उसकी सुनवाई करता है। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की जो डिजाइन है वो भी अलग है बिल्कुल। हमारा देश जो है भारत, वो अपराध के मामलों में दंडात्मक प्रक्रिया को मानता है। अगर हम क्रिमिनोलॉजी या विक्टिमोलॉजी को देखें और अपराध शास्त्र जो है, उसके बाद सजा का जिसमें प्रावधान है, यानी हमारे यहाँ सजा को महत्व दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि एक बार जब किसी व्यक्ति को सजा मिल गई तो माना जाता है कि समस्या खत्म हो गई। लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनमें इस सोच को पछड़ी सोच माना जाता है। उसमें यह माना जाता है कि एक व्यक्ति का सुधार होना जरूरी है, कानूनी सुधारात्मक, और उसके लिए रचनात्मक सजा का प्रावधान किया जाए। तो जेजे एक्ट हमारे यहाँ पे एक ऐसा एक्ट है जो सुधारात्मक और रचनात्मक सजा पर ध्यान केंद्रित करता है। इस मामले में जमानत देते वक्त जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने जो शर्तें रखी है उन्हें सजा नहीं माना जाता, लेकिन जिन शर्तों पे आधार पे जमानत दी गई है कि जैसे वो निबंध लिखे, 15 दिन ट्रैफिक पुलिस के साथ यातायात संभाले, और इस मामले में महत्वपूर्ण बात यह है कि जमानत मिलने के बाद एक व्यापक गलत धारणा यह बनी कि उसे रिहा कर दिया गया क्योंकि वह अमीर परिवार का बेटा था, लेकिन रिहा नहीं किया गया, उसे सिर्फ जमानत दी गई, केस चलना था। और यह सारी चीजें जो है वो एडवोकेट्स भी बताते हैं कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के फैसले को जिस तरीके से चैलेंज किया गया है और इसकी निर्भया वाले मामले से तुलना की गई है, यह सही है या गलत है। और सोशल मीडिया पे यही चर्चा का विषय चल रहा है कि क्या समानताएं और क्या अंतर हैं दोनों घटनाएं। तो यह सारी चीजें जो है वो, चूंकि मौत हुई है, 2 लोगों की मौत हुई है और गंभीर अपराध है निश्चित तौर पे, तो यह कोर्ट के कुछ लोग ये कहते हैं कि यह क्रूर अपराध की श्रेणी में नहीं है। हालांकि जान गई है, लोगों जिनके घर के चिराग बुझे हैं उनसे अगर पूछें तो फिर जान की कीमत तो जान की कीमत है। तो निर्भया वाले मामले में फैसला एक क्रूर अपराध के लिए था, और उस अभियुक्तों ने जो है वो इंसान के साथ वहशी बर्ताव किया, अत्याचार किया। इसको पुणे मामले से अलग माना जा सकता है, कॉन्स्पिरेंसी वाली चीज इसमें नजर नहीं आती। अगर इसमें जिस तरीके से दूसरा मामला 304 आईपीसी में दर्ज हुआ है, गैर इरादतन हत्या जिसको कहते हैं, इसमें 2 मामले दर्ज हुए हैं, तो यह गैर जिम्मेदारी के कारण हादसा हुआ है, और अभियुक्त पर मुकदमा भी चलता है कि वो वयस्क होने ही वाला है, और उसे मामले की गंभीरता का एहसास हो सकता है कि वो संज्ञान या समझ की उम्र में है। इस मामले में अभियुक्त की उम्र जो है, आरोपी या विधि विरुद्ध बालक जिसे कहेंगे, उसकी उम्र 17 साल 7 महीने है। ऐसे में प्राथमिक स्तर पे तो इसे बालक डॉक्यूमेंट के आधार पे तो नहीं माना जाएगा। तो इसके लिए सारी चीज है कि अगर कोर्ट ये डिसाइड कर दे कि उसे अगर ये पता साबित कर दे कोई विपक्ष कि ये व्यक्ति जो है जानता है कि बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने, बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ी चलाने, शराब पी के गाड़ी चलाने कि क्या परिणाम हो सकता है, ये सब उसे पता हो तो उस पर आगे कार्रवाई हो सकती है। तो चूंकि कई जगह ये चल रही है कि पुलिस जो है वो ये केस हार चुकी है, मतलब सरकार जो है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि पुलिस वैसे बड़े सवाल उठता है कि पुणे की पुलिस ने एक ही घटना के लिए 2 अलग-अलग एफआईआर क्यों दर्ज किए, इसलिए ये मामला संदिग्ध बनता है। तो धारा 304 यानी कि गैर इरादतन हत्या की लगाई जाए, 279 लापरवाही पूर्वक वाहन चलाना वगैरह। तो सारा ये एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, क्या पुलिस के पास वाकई ट्रेनिंग है कि वो
ये पता कर सके कि अब व्यक्ति का जो अपराध है वो किस धारा का है, क्योंकि उसी आधार पे सिविल प्रोसीजर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड चलता है, उसी आधार पे एविडेंस कलेक्शन होते हैं, उसी आधार पे सुनवाई होती है कि जुरिस्डिक्शन न्यायालय कौन सा होगा, उसमें क्या चीजें तय होंगी। सारी चीजें जो है वो देखने लायक हैं। और इसमें एक चीज जो लोगों का कहना है कि प्रभावशाली परिवार से हैं, और पुलिस का अगर ये एंगल देखें तो वो लोग भी सही प्रतीत होते हैं कहीं, कि प्रशासन जो है वो दुर्घटना की धारा का उल्लेख किए बिना बाकी सभी काम कर रहा था। ये सारी चीजें हैं। तो पुलिस ने इसी जेजे एक्ट के तहत जस्टिस बोर्ड में आवेदन किया, और यह सारी जो चीज हैं वो, क्योंकि जेजे बोर्ड में सभी लोग कानून के विशेषज्ञ नहीं हैं, वो बाल मनोविज्ञान और सामाजिक सिस्टम के विशेषज्ञ होते हैं। और ये जो बाल अधिकार बोर्ड है उसमें साइकोलॉजिकल जो जानकारी रखते हैं, या मनोचिकित्सक हैं, या बच्चों के एरिया में काम करने वाले लोग हैं, विशेषज्ञ हैं, उनको शामिल किया जाता है। तो अब जो ये बात माना जा रहा है कि अब ये जो विधि विरुद्ध बालक है, इसे पुणे के एक अस्पताल में उसका आसिफिकेश टेस्ट कराएंगे। आसिफिकेश टेस्ट क्या होता है कि डॉक्टर जो है वो इसके दांतों और हड्डियों की जो ग्रोथ है उसके आधार पे उसकी उम्र का निष्कर्ष निकालेंगे। तो बड़ा सवाल है कि क्या इस पे फिर अगर उम्र डॉक्टर ये बता देते हैं कि 18 से ऊपर है, तो क्या ये मुकदमा अलग तरीके से चला जाएगा कि भाई ये व्यक्ति जो है ये जागरूक व्यक्ति की तरह सोचने या समझने में सक्षम है, लेकिन फिर भी गंभीर और अमानवीय अपराध में अंतर है। इस मामले में अपराध गंभीर है लेकिन अमानवीय नहीं है। तो देखना है अदालत इस पे क्या निर्णय लेनी है। तो यह सारा ये है कि आप संज्ञानात्मक चीज को कैसे देखते हैं। क्या यह व्यक्ति जो है इसे पता है कि हादसा इस तरह से हो सकता है, इसके बावजूद पैसे के अहंकार में किस तरह से वाहन चलाता है, कि उसे लगता है दूसरे लोगों का जीवन उससे कमतर है और इसमें 2 लोग जान गंवा बैठते हैं। इसलिए ये मुकदमा आगे बढ़ सकता है कि यह व्यक्ति बालक की तरह सोचता है और एक बालक की तरह ही इस पे मुकदमा चलना चाहिए। तो यह सारी चीजें हैं कि 304 आईपीसी पहले दर्ज हुई या बाद में हुई, तमाम चीजें हैं। तो यह कुल मिला के केस जो है वो थोड़ा सा चर्चा का विषय इसीलिए बना है कि क्या सड़क पे पैदल चलने वालों की या सड़क पे बाइक पे चलने वालों की जान की कोई कीमत नहीं है। इससे पहले भी केसेस आए हैं। जयपुर में जिस तरीके से एक विधायक के बेटे ने कुछ लोगों को कुचल दिया था, पुलिस वालों को भी टक्कर लगी थी, उसमें चोट लगी थी, एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। और उसके अलावा सलमान खान द्वारा हिट एंड रन केस। तो ये सारी चीजें देखने वाली बनती है। और बड़ी चीज ये है कि लोगों की जान जा रही है, और ये पॉश गाड़ियां जो है, इस पे 2 एफआईआर वाला मामला फिर से एक बार चर्चा करनी बनती है कि यह जो 304 आईपीसी या 279 अलग चीजें हैं, लेकिन 2 एफआईआर दूसरे मामले को अलग कैसे किया जा सकता है, क्यों नहीं उसे, क्योंकि इसमें छूट जाने के अवसर बनते हैं और इसमें पुलिस की भूमिका से सीधे तौर पे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जेजे बोर्ड का काम सुधारना है, सुधारात्मक उपाय करना, या उसके लिए उसके जीवन को बेहतर, क्योंकि वो 18 साल का भी हुआ नहीं है, देश का नागरिक वो भी है, और सजा देने का प्रावधान वहां इतना नहीं है। अधिकतम 3 साल तक के लिए सुधार गृह भेजा जा सकता है, उसे जेल में भी नहीं रखा जाता। तो यह सारी चीजें कुल मिला के इस केस को विशिष्ट बनाती हैं, निश्चित तौर पे विशिष्ट बनाती हैं, और इसीलिए पूरे देश में आज इस बिंदु पे चर्चा चल रही है कि उम्र का निर्धारण और तमाम चीजें, केस किस तरीके से होते हैं। आपको जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।